Good morning, everyone. Today, your teacher, whose name is Ashokananda, is going to teach you spoken English day 4. With the help of that, you will get your proficiency in the sector of spoken English and you can speak English like your native language. You can speak English like your primary language. However, English is utilized in India as the secondary language. But if you practice up to the extent of your need, uh, even if you sit at night in the English language your dream, then of course you will speak English like Hindi. Okay, let us move toward the day 4. आज हम लोग क्या सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में? सबसे पहले तो टुडे इज मंडे, जुलाई 31st. This is the last day of this month 2023. The simple present tense the simple present tense the simple present tense, it is better to say the simple present tense, nouns, learn sincerely. So today your teacher is going to teach you some of the uh, useful expressions. First of all, before teaching these things, the simple present tense, noun, and my introduction. These two will learn, but before that, your teacher is going to teach you some useful expressions. What do you mean by useful expressions? Write, read, and remember. The useful expression. So, our first useful expression is called hello. Second one is called hi.
Number 2. What will be in number 2? Hi, 2, 1. Thank you. Very much. Thank you so much. Then move ahead. Thanks. Thanks a lot. I am extremely thankful. Then, oh no. Thank you. Thanking you. And then, of course, yes. First one is excuse me and pardon me. It is better to open your copy and start to write.
Okay. Then तो चलिए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। द यूजफुल एक्सप्रेशंस, द यूजफुल एक्सप्रेशन में हम लोग चर्चा, यूजफुल यानी उपयोगी, एक्सप्रेशन यानी कथन या भाव। देखिए आप लोग जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या अन्य किसी गवर्नमेंट बोर्ड के बच्चे हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, यानी वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे नहीं है वो लोग, या जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वे भी, सबसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पहले तो आप लोग अपना एक कॉपी कलम ले ले और इसे लिखना शुरू करें। अगर डायरी है तो अति उत्तम, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कुछ चीजें होती हैं। तो यूजफुल यानी उपयोगी, ठीक है, उपयोगी, बहुत ज्यादा उपयोगी है ये। अब उपयोगी क्यों है? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, कहा जाता है आई लेवल इज बाय लेवल। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि कई ऐसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को एक्सप्रेशन होते हैं या कुछ बिजनेसमैन हैं वो कुछ एक्सप्रेशन को यानी कथन को या रट लेते हैं और इतना नेचुरल वे में बोलते हैं कि आपको लगता है कि उनको बहुत इंग्लिश आती है और वो मेरे लिए हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी ज्यादातर मिक्स करके बोलते हैं। If you say that person to speak English, fully English, they will be unable to speak like this. I can say that you are right. In spite of it, you are not ready to help me. This is not the fair thing. वो ऐसे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे I can say that तुम सही थे, लेकिन तुम मुझे मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द फेयर थिंग। तो यहां पे वो पूरी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इन माय ओपिनियन ही शुड कम, लेकिन वो नहीं आया। तो उनको जितनी पकड़ है, और ग्रामेटिकली तो वो बहुत ही पुअर होते हैं, वो उतना यूज करते हैं। और एक गवर्नमेंट स्कूल का लड़का कभी भी अगर वो पढ़ने में कमजोर है, इंग्लिश के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो जैसे ये जो लकीर है इसके सामने ये लकीर है, तो ये लकीर गवर्नमेंट स्कूल के लड़के की है मान लीजिए, और ये अगर प्राइवेट स्कूल के लड़के की है, तो ये बड़ी है तो जाहिर सी बात है इससे बड़ी दिखेगी। लेकिन एक लकीर जो आवश्यकता है इतनी बड़ी होने की, अगर इंग्लिश बोलने के लिए, फुल इंग्लिश बोलने के लिए, तो उसके लिए ये परफेक्शन के लिए आवश्यक है। अगर ठीक है, तो यहां पे सिचुएशन कुछ और हो जाएगी, इसके आगे ये बहुत छोटी नजर आएगी। ये सिचुएशन है, हम लोग आगे चलते हैं। हमें लगता है कि उनको अच्छी इंग्लिश आती है, बट दिस इज नॉट द फैक्ट।
to speak English, there is a need of practice, and they are also not doing very much practice. They have some expressions which they have practiced so much, they have heard so much, and with the help of that they are communicating, and you believe that they know very well. बच्चे लोग अक्सर कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है तो इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है. दिस इज देयर फैलेसी, सिंपली दिस इज देयर फैलेसी. ये महज उनका भ्रम है, नथिंग मोर देन दैट. चलिए, तो वही यूजफुल एक्सप्रेशंस आपको भी दिए जा रहे हैं, इसको याद कर ले. जब आप इसका यूज करके इंग्लिश बोलेंगे तो सामने वाले को ये फील होगा कि ये बहुत अच्छा इंग्लिश जानते हैं. इन स्पाइट ऑफ इट, फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड दिस पर्सन टॉक्स इन द हिंदी लैंग्वेज. लेकिन वो कहते नहीं, ऊपर से फिट फाट और अंदर से मोकामा घाट. चलिए समझा करो जज्बात. फर्स्ट वन हमारा यूजफुल एक्सप्रेशन, इसे राइट कर लेंगे कॉपी में और रीड कर लेंगे और रिमेंबर भी कर लेंगे. ऑलवेज रिमेंबर. ये एपिसोड हो जाएगा हमारा 4, स्पोकन इंग्लिश का ये एपिसोड 4 है. ठीक है, इसे मिस नहीं करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होने जा रहा है ये. शुरू से अंत तक देखेंगे. वीडियो लंबी होगी तो स्किप नहीं करेंगे. ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड है तो टाइम तो देना पड़ता है ना. सॉलिड होने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा. फर्स्ट वन हमारा है हेलो. एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी. अगर कोई फ्यूचरिस्टिक का क्वेश्चन है तो अपग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं. अप टू डेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं. तो उपयोगी कथन, उपयोगी कथन में हम लोग आज बात कर रहे हैं द यूजफुल एक्सप्रेशन में. फर्स्ट वन है हेलो. तो हेलो हमारा फॉर्मल है. हेलो हमारा फॉर्मल है. तो अगर ये फॉर्मल है तो इसको हम बड़ों के साथ भी बोल सकते हैं और छोटों के साथ भी बोल सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, ये फॉर्मल है तो बड़ों के साथ भी बोल सकते हैं और छोटों के साथ भी बोल सकते हैं. अब यहां पे डिफरेंस क्या हो रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल में? तो फॉर्मल उसको कहते हैं जो हम हर जगह व्यवहार में ला सकते हैं. ठीक है, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया तो वहां पे हम फॉर्मल बोलेंगे, वहां पे हम यस सर बोलेंगे. लेकिन ओ या फ्रेंड, या नहीं बोलेंगे, हम यस बोलेंगे. फॉर्मल प्लेस पे या इनफॉर्मल है. अब जैसे हम आप कहते हैं हिंदी में समझे तो आप कलम दीजिए तो ये फॉर्मल हो गया, और तुम कलम देना या तू कलम दे तो ये हो गया इनफॉर्मल. तो हाई इनफॉर्मल. हेलो मीन्स नमस्कार. नमस्कार बड़ों को किए जाते हैं या छोटों को भी कर सकते हैं या बराबर वालों को भी. फॉर्मल है तीनों जगह. लेकिन हाई केवल अपने से छोटों को करे या अपने बराबर वालों को करे, और वो भी इनफॉर्मल प्लेस पे करे तो ज्यादा बेहतर है. हाय मीन्स नमस्ते. नमस्ते बड़ों को नहीं बोला जाता है, नमस्कार बड़ों को बोला जाता है. लेकिन आप जिसको भी देखिए, बड़े बड़े टीचर जो हैं वो भी नमस्ते बोल रहे हैं अपने से बड़ों को, और वो सुन भी रहे हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स लिटरेचर इतने आसान होते हैं तो सब कोई समझ लेते हैं. और ग्रामर मीन्स तो परफेक्शन है. जो लिंगुअल परफेक्शन देती है वो ग्रामर ही है. और कहा जाता है कि शब्द जो है वशीकरण मंत्र हो जाते हैं अगर लैंग्वेज के को ग्रामर से निचोड़ करके बोला जाए तो हाईली इन्फ्लुएंसिव हो जाते हैं. थोड़ा सा आगे चलते हैं. हेलो नमस्कार, हाय नमस्ते. नंबर 2 का फर्स्ट देखें थैंक यू, आपको धन्यवाद. नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं थैंक यू. सेकंड 2 में देखिए हम लोग तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच ये एक झनकार होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच ये एनर्जेटिक होना चाहिए. एक्सक्लेमेटरी साइन है ना, उसके बाद थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल. यहां पे देखिए थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच,
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारा है ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा अमेरिकन इंग्लिश में है। यहाँ पर थैंक्स, आपको धन्यवाद, यहाँ एस लगा हुआ है तो यू लगाने की नीड नहीं है, ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश है। थैंक्स अ लॉट, आपको बहुत सारा धन्यवाद, ये हमारा अमेरिकन इंग्लिश है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल, ये भी हमारा अमेरिकन इंग्लिश है। उसके बाद थैंक यू, अगर किसी को जिंदगी में आखिरी बार धन्यवाद देना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? थैंक यू, उसे हम थैंक यू बोलेंगे। अगर लाइफ में लास्ट टाइम किसी को थैंक बोलना, उसके बाद दोबारा हमारी उनसे मुलाकात नहीं होगी, तो थैंक यू बोल सकते हैं। तो आप उसमें इस थैंक यू के ग्रुप में थैंक यू बोलेंगे, ये वाला, ठीक है। लास्ट टाइम के लिए। तो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये कहां यूज कर सकते हैं? सपोज दैट कोई मॉस्किटो है, वो मॉस्किटो आपको शकिंग कर रहा है ब्लड और एंजॉय कर रहा है। यू हैव गिवन अ स्लैप एंड आफ्टर दैट पर्सन डाइड, यू आर सेइंग हैव अ नाइस जर्नी, मे यू गो टू हेल, थैंक यू, hasta la vista baby. So in this manner you can say thank you. And after that, thanking you. Let you remember. जब किसी दिन हम लास्ट टाइम उससे मिल रहे हो, सिर्फ उस दिन लास्ट टाइम मिल रहे हो, जब हम जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पे क्लास करने गए और फिर सर से विदा ले रहे हैं क्लास खत्म होने के बाद, तो उस दिन तो दोबारा नहीं मिलेंगे। तो उस पार्टिकुलर डे को जब हम सेपरेशन को एग्जिस्ट करवा रहे हैं, उस जब हम उस अलग हो रहे हैं, सेपरेशन वहां पे देखा जा रहा है, आइसोलेशन जो है वो प्लेस ले रहा है, तो उस सिचुएशन में, उस आइसोलेशन के केस में हम लोग बोलेंगे थैंकिंग यू, ठीक है। ज्यादातर हम लोग बोलते हैं थैंकिंग यू सर, आपको धन्यवाद सर, थैंकिंग यू सर। अब यहाँ पे लास्ट टाइम उस दिन, और कुछ लोग अगर स्पीच दे रहे हैं तो स्पीच देने के बाद लास्ट में बोलते हैं, स्पीच देने के दौरान लास्ट में बोलते हैं, वो खत्म हो जाने के बाद थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, थैंकिंग यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट्स ऑल, थैंकिंग यू, ये बोलना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थैंकिंग यू, कोई अगर लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या कोई नोटिस लिख रहे हैं, या कुछ भी लिख रहे हैं, और एट द एंड ऑफ, या प्रिम्बल लिख रहे हैं, एट द एंड आप कंक्लूड करना चाहते हैं, या एट द एंड आप लिखना चाहते हैं, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ थैंकिंग यू लिखा रहेगा, वहां पे थैंकिंग यू ही लिखाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो नंबर 3, forgive me, मुझे क्षमा कर दीजिए। सपोज यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड you want to ask for sorry, in that time you can say forgive me. You want to manage, you want to patch up, in that time you are saying forgive me, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए नॉट, माफ कर दीजिए, माफ करना, forgive means माफ करना, मुझे माफ कर दीजिए। तो गलती होने के बाद जब हम अपोलोजाइज करते हैं तो वहां पे हम माफ कर दीजिए ये यूज करेंगे। लेकिन अगर कभी गलती होने से पहले हम माफी मांगते हैं
एडवांस में माफी मांगते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सक्यूज मी। उस पर्टिकुलर केस में हम लोग एक्सक्यूज मी यूज करेंगे। अब चलिए समझते हैं इसको, जस्ट अ मोमेंट। जैसे देख लीजिए, अगर अब इसका कोई पर्टिकुलर केस में हम ऐसा करते हैं जहां पे गलती हो सकती है, हमें लगता है हम गलत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हो सकता है अगला को बुरा लग जाए। अगर कोई आपसे बड़े हैं ओहदे में ऑफिशियली, और आप वहां पे जा रहे हैं, आपको कुछ वर्क है और वो ऑलरेडी किसी काम में बिजी है, तो वहां पे आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। Suppose that principal sir is working in the office and you are going to knock. May I come in, sir? तो may I come in, sir? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? इससे पहले आपको क्या बोलना है, Excuse me. May I come in, sir? या Excuse me, sir. May I come in? तो Excuse me का अर्थ होता है मुझे दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना, तो दोष मुक्त करना, एक्सक्यूज मी, मुझे दोष मुक्त कीजिएगा। इट मीन्स फॉरगिव मी इफ आई हैव मेड अ मिस्टेक, however I am not making mistake, I am doing my duty only, I have your help, I have need of your help. ओके, सो लेट यू मूव अहेड। तो एक्सक्यूज मी, जैसे अब कोई बैंक में है, किन्हीं से पेन मांगना है, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, या मैनेजर से कुछ बात करनी है, या किसी कर्मचारी से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड से एक्सक्यूज मी, देन मे आई आस्क सम क्वेश्चंस। अब ऐसे सपोज टीचर इज टेकिंग क्लास and you are late someday and you want to take permission, what should you do? तो आपको बोलना चाहिए उस समय excuse me sir, may I come in? लेकिन ज्यादातर बच्चे कहते हैं may I come in या may I come in sir। कुछ तो ब्लंडर करते हैं यहाँ पे। ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे कहते हैं can I come in? Dear son, this is absolutely wrong. You have committed a blunder actually. Never say can I come in? आप पावर दिखा रहे, पोजीशन को शो कर रहे हैं, no. You can be punished. Always say may I come in sir. लेकिन उससे भी पहले अगर आपने बोला मे आई कम इन सर, आप ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं, आप लेट हैं, आपके कारण पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा, तो वो आपको इस कॉल कर सकते हैं, शुड यू कम इन, इज दिस टाइम टू कम, गो अवे फ्रॉम हियर, डोंट डिस्टर्ब मी। ही और शी कैन कॉल लाइक दिस। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले बोलना चाहिए excuse me sir, may I come in, या excuse me ma'am, may I come in, with some innocence. Oh of course you should come. He knows the meaning of excuse me. मुझे दोष मुक्त कीजिएगा सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। अब तीसरा है pardon me। pardon me का अर्थ होता है फिर से कहिएगा, ठीक है। कुछ बातें आपको बोली जा रही है और आपने ध्यान से नहीं सुना, तो आप उस समय कह सकते हैं pardon me, it means speak that sentence again, due to some reason I have not heard properly. Clear it? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये गलती करने के पहले भी बोल सकते हैं, गलती करने के बाद भी बोल सकते हैं। और ये गलती करने के बाद बोलना है, ये गलती करने के पहले बोलना है, और ये आप
रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। सॉरी, फोर्थ का फर्स्ट हम लोग देखें, सॉरी सबसे ज्यादा कॉमन है, सॉरी और थैंक यू। अगर सॉरी और थैंक यू हमें मिले होते तो आज सॉरी और थैंक यू का सिक्का चलता तो आज मेरा भी अकाउंट स्विस बैंक में खुल गया होता। लेकिन लोग हमें सॉरी और थैंक यू ही बोलते हैं ज्यादातर। पहले तो स्क्रैच करते हैं, फिर मलहम लगाने के लिए आते हैं। देखिए सॉरी का अर्थ होता है शर्मिंदा हूं, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सॉरी शर्मिंदा हूं, एडजेक्टिव है, ऑलवेज रिमेंबर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, इसको आई एम सॉरी नहीं बोलेंगे, आई एम सॉरी, ऑलवेज रिमेंबर ये आई लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी मैं शर्मिंदा हूं। अगर सॉरी से काम नहीं चलता है तो आई एम सॉरी बोल दीजिए। अगर कुछ ज्यादा है तो उसको बोलिए आई एम सो सॉरी, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। यहां पे भी देखिए आई एम वेरी सॉरी, यह आपका ब्रिटिश इंग्लिश है। लेकिन आई एम सो सॉरी, अगर हम इसकी बात करें तो आई एम सो सॉरी ये हमारा अमेरिकन इंग्लिश है। फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये भी अमेरिकन इंग्लिश है। और आई एम रियली सॉरी, मैं सचमुच में शर्मिंदा हूं, ये भी हमारा, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं तो सॉरी शर्मिंदा हूं, छोटी मोटी गलती के लिए आई एम सॉरी, उससे थोड़ी गलती आई एम सॉरी, थोड़ी बड़ी गलती